हाय गाइस, तो माय नेम इज़ पीयूष जैन। ठीक है। और आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स के कोर्स की। ठीक है। तो क्योंकि देखो अपन सब नए हैं कि क्या फिजिक्स में होने वाला है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो थोड़ा सा तो मैं आइडिया देता हूँ आपको कि देखो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है। आपने बहुत हद तक मतलब बहुत सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो। हाँ, ये जरूर है कि अपन ने क्या किया था उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना तो उस वक्त क्या होता था कि हम सिर्फ आप ये समझो कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखते थे, है ना। वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड काम बहुत कम था। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम हुआ करते थे, है ना। मतलब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना उनको कैसे फिजिकली फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा ये वहाँ बहुत कम होता था, है ना। क्योंकि देखो वहाँ पे पर्पज भी साफ है, क्योंकि वहाँ देखो बेटा अपन को क्या होता था, सिर्फ आइडिया देना होता था कि भाई ऐसे होता है। अब कहाँ पढ़ रखी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा आपके 9th और 10th में बेटा जो अपनी साइंस की जो बुक होती थी ना उसी में ही फिजिक्स का कुछ कुछ पार्ट हुआ करता था। अब मैं 9th को आपको याद दिलाता हूँ। देखो थोड़ा सा देखो बेटा, एक चैप्टर था आपके 9th में रेस्ट एंड मोशन वाला, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर होता था। अब वहां पे देखो क्योंकि हम लोग अलग अलग किताबें नहीं रख सकते हैं, साइंस की 3 किताबें रखेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही किताब में तीनों सब्जेक्ट को कवर करके देते हैं। तीनों कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सही लगे यार कि भाई हाँ ठीक है भाई, 3 किताबें नहीं है, एक ही किताब है। तो ये चैप्टर था एक, तो है ना रेस्ट एंड मोशन। एक चैप्टर था बेटा फोर्स वाला आपका। ठीक है। एक चैप्टर था बेटा आपका ग्रेविटेशन वाला। एक बेटा चैप्टर था आपका वर्क पावर एनर्जी, है ना, वर्क एंड एनर्जी के नाम से था आपके वहां पे। हमारे यहाँ पे ये वर्क पावर एनर्जी के नाम से हो जाएगा। ठीक है, वर्क कर लेते हैं आपके हिसाब से अगर चाहो तो। एक बेटा सबसे लास्ट का जो चैप्टर था वो था साउंड वाला, हाँ कि ना। तो ये सारे चैप्टर आपने वहां पढ़े थे, मैं जानता हूँ इस बात को। अब आपके आपके दिमाग से ये जो चैप्टर है ना ये काफी हद तक कम हो गए होंगे, है ना। आपको आइडिया जरूर होगा कि किस चैप्टर में क्या होता होगा या क्या था, बट आपको बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें एबीसीडी भी नहीं पता उस सब्जेक्ट की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही फेमिलियर सब्जेक्ट है। ठीक है, वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, बताता रहूंगा साथ साथ में। ठीक है। 10th में बात करूँ ना, 10th में बताता हूँ बेटा। देखो 10th में बेटा एक चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, हाँ कि ना। एक चैप्टर था पूरा मैग्नेटिज्म वाला, है ना। मतलब उस मैग्नेटिज्म में सब आ गया कि मैग्नेट क्या होती है, कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही हो तो उसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब ये तो देखो आपका अभी शुरुआत अभी अभी का पढ़ा हुआ है 10th क्लास, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। एक चैप्टर था बेटा आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। अब खैर वो तो एक्चुअली तो बेटा मैं इसको बहुत ज्यादा फिजिक्स में तो नहीं रखता हूँ, बाकी रिलेट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी वैसे तो मैं बताऊँ ना, देखो आपको ये जो चैप्टर है ना ये काफी हद तक एक आप ये समझो कि फिजिक्स की किसी ब्रांच का ये चैप्टर है। हाँ, ब्रॉड में तो फिजिक्स का ही मान लो। जैसे इसमें कई सारा पार्ट क्या होता है बेटा, जियोग्राफी का भी आता है एक्चुअली। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। एक बेटा आपने चैप्टर पढ़ा था लाइट वाला, हाँ जी ना। और एक लाइट में ही था कलरफुल वर्ल्ड वाला, वो हम लोग लाइट में ही रखते हैं। चाहो तो आप लोग उसको अलग से लिख लो, मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई वाला था ना ये चैप्टर। तो बेटा ये 5 चैप्टर थे यहाँ पे और 5 ही चैप्टर थे यहाँ पे, है ना, 9th क्लास में। ठीक है बेटा, तो ये जो आपने चैप्टर पढ़े ना बेटा ये सारे फिजिक्स के ही चैप्टर थे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं जो आपके लिए क्या होगा, नया होगा। हाँ बेटा, बस ये बात जरूर है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग उनके एप्लीकेशन ज्यादा स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है कि बात। अब जो हमारी स्टडी होगी ना वो एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा होगी
थ्योरेटिकल बेस कम होगा। हाँ ये जरूर है, हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, डेफिनेट सी बात है, बट उस थ्योरी का क्या यूज है, वो कैसे यूज होगी रियल लाइफ में, है ना, वो हम अब यहाँ पे बेटा पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, 11th और 12th दोनों की समझ लो आप लोग। ठीक है, ये कहानी बेटा एक तो पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताई। ठीक है, दूसरी बात जो बेटा क्या करना चाह रहा हूं मैं आपसे वो ये कि बेटा ये जितने भी आपने चैप्टर पढ़े थे बेटा 9th क्लास में, ये जितने भी चैप्टर आपने पढ़े ये सारे के सारे अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में। आई थिंक हो सकता है कि आपको जब आप लोग 9th क्लास में, तो हो सकता है कि आपको टीचर ने बताया भी हो कि जो भी आप 9th में पढ़ रहे हो वो सारा कुछ किस में आएगा बेटा, 11th क्लास में आएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये जितना भी आप 10th में पढ़ रहे हो ना या पढ़ चुके हो आप लोग, ये सारा कुछ आएगा बेटा कितना, किस में आएगा, ये सारा 12th क्लास में आएगा। इसमें से कुछ भी जो है हमारे अभी 11th में नहीं आएगा, सारा का सारा किस में आएगा, 12th में आएगा। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि बोर्ड ने कुछ इस तरह से सिलेबस डिजाइन किया है कि एक साल बाद चीजें काम की आती है आपको, 9th वाला 11th में काम आएगा, 10th वाला 12th में काम आएगा, ताकि थोड़ा सा याद रखने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके आपकी आगे ना। चलो तो बेटा ये तो मैंने आपको ये बताया कि हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, नया पढ़ रहे हैं। हम जो आपने पहले पढ़ चुके हो ना उसी का ही एक थोड़ा सा अच्छा लेवल से उसके न्यूमेरिकल बेस्ड चीजों को हम लोग अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई 11th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब शुरुआत से पहले बेटा पहला चैप्टर तो ये मैंने लिख ही दिया वैसे तो, बट फिर भी शुरुआत जो करेंगे ना बेटा अपन, मैं उसमें सबसे पहले मैं हमेशा ये इंक्लूड करता हूँ कि बेटा हमें फिजिक्स की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। अरे मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब छोटी सी डेफिनेशन है, बट क्या होता है अगर पता होता है ना तो क्या होता है कि चीज़ों को रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको पता है ना डेफिनेशन तो आप लोग खुद याद करने की कोशिश करें, अदरवाइज तो फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता ही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत ज्यादा वर्ड काम में नहीं ले रहा हूँ ये वो। ठीक है, सिंपल सी कहानी ये है कि स्टडी ऑफ नेचर, ये कहानी है। अब आप इसमें लॉज बोल सकते हो, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर की जो स्टडी होती है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। कहने का मतलब ये है कि जो नेचर जो है ना उसके जो लॉज, मतलब जिस बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं, भगवान समझ लो या आप जिसको भी कह सकते हो वो समझ लो, तो जो वो लॉज हैं उनकी स्टडी करना ही हम क्या बोलते हैं, उसको फिजिक्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसे, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ बेटा, रिफ्लेक्शन का। हाँ कि ना, हमने देखा कि भाई लाइट जो है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं अपने आप से कि भाई ये बोर्ड जो है मुझे क्यों दिख रहा है, या ये सामने वाली जो चीजें हैं ये मुझे क्यों दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हुआ होगा जिससे मुझे दिखाई दी होगी चीजें। हाँ कि ना, तो यही चीजें होती है, ये लॉज हैं जो फिर हमने डिस्कवर किए, चीजों को देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है ना। ये सब क्या थे, लॉज हैं नेचर के, जो फॉलो होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, और हम उनकी क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, और फिर उन लॉज को स्टडी करके हम लोग बाकी फिनोमिना को देखना शुरू करते हैं कि अच्छा यार ये भी ऐसे ही हुआ होगा। जैसे आप सुबह सुबह अपना चेहरा मिरर में देखते हो, है ना, तो फिर बाद में ये भी हुआ कि अच्छा यार ये भी किस वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। हाँ कि ना, तो ये सब बातें हैं बेटा। ठीक है, तो यही सारा कुछ हम लोग फिजिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं, हम लोग चीजों को देखते हैं। एक्चुअली आप ये समझो कि पूरा जो सब्जेक्ट है ना बेटा वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है। देखो मैं चाहूँ तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। और बेटा जो पूरा सब्जेक्ट जिस चीज पे टिका हुआ है ना, पूरा सब्जेक्ट बता रहा हूँ, देखो मैं आपको, होल सब्जेक्ट जो है ना वो एक ही वर्ड पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिजिक्स को वन वर्ड में डिफाइन करो भाई, तो मैंने जितना पढ़ा है, मैं जितना जान पाया, मतलब सीधी सी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स का मतलब है ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
आप जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करोगे, है ना, मतलब आप जितना ज्यादा किसी चीज को ऑब्जर्व करके देख पाए, है ना, वही क्या क्या है एक्चुअली फिजिक्स है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आपको लगेगा कि यस, ऑब्जर्वेशन ही वो पावर है जिससे पूरा सब्जेक्ट बना है। बताता हूँ, देखो, आपको याद होगा ना वो न्यूटन वाला केस, जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ बताए थे, तो उसके सामने एक एप्पल गिरा था, एप्पल के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे वो बढ़ रहा था और एप्पल गिर गया, है ना, ऊपर से नीचे। तो अब आप एक चीज सोचो, खुद सोचो, आप अपने आप दिमाग से सोचो कि क्या न्यूटन के सामने या फिर किसी और व्यक्ति के सामने, आप किसी और को ले लो, क्या किसी और व्यक्ति के सामने क्या चीजें नहीं गिरती होगी क्या नीचे? मुझे बताओ, सोच के देखो आप लोग। न्यूटन ने जब डिस्कवरी करी इन चीजों की, क्या उससे पहले चीजें क्या ऊपर जाती थी क्या? बताओ मेरे को, हाँ कि ना? तब भी चीजें कहाँ जाती थी बेटा? जब भी कोई भी चीज किसी चीज को फेंकता था, तब भी चीजें कहाँ जाती थी? नीचे जाती थी। बट ये चीज ऑब्जर्व करना कि चीजें नीचे ही क्यों जाती है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, हाँ कि ना? तो यही मैं कहना चाह रहा था आपको, दिस होल सब्जेक्ट जो है ये डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, कि आप किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हो, किस किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ऐसे ही बनती है फिजिक्स एक्चुअली, है ना। साइंटिस्ट लोग जो है वो इसी फिराक में रहते हैं, वो हमेशा यही चीज कर रहे होते हैं कि अच्छा कोई चीज हो रही है तो क्यों ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके पीछे के रीजन ढूंढो, फिर उससे कुछ और बातें पता लगती है, फिर उससे कुछ और बातें पता लगती है। ये सब कहानियां बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ कि ना? तो ये बेटा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया फिजिक्स का, कि आखिर फिजिक्स में होता क्या है, चीजें बनती कैसे हैं, ठीक है। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन की ये बात जो है ना पूरे 2 साल तक चलती रहती है, चीजें कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ठीक है, करंट क्यों फ्लो हो रही है, लाइट से उजाला कैसे आ रहा है आपके कमरे में, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये सारी बातें, हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, यही क्यों आती है ना, ये सारी बातें, ये सब आपको ये 2 साल के कोर्स में समझ में आएगी, ठीक है बेटा। चलो, तो ये तो बात रही, मैंने आपको एक जनरल नॉलेज बताया कि वास्तव में फिजिक्स में क्या होता है। अब मैं स्पेसिफिकली बेटा मूव कर रहा हूँ 11th क्लास की तरफ, ठीक है। तो वैसे तो आप जानते हो कि जो हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा था वो टॉपिक की शुरुआत होंगे, बट फिर भी बेटा चलो। तो बेटा अगर अपन 11th क्लास की बात करें ना स्पेसिफिकली, ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, देखो एक चीज तो मैं बता दूं आपको, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं 11th और 12th को, 11th और किसको, अगर हम लोग एक कंपेयर करें 11th और 12th क्लास को, तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जो रियल लाइफ चीजें आपको दिखाई देगी, रियल लाइफ होती हुई चीजें कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी 11th क्लास में, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ का जो पार्ट बनेगा ना, आपकी जो डेली लाइफ से जो चीजें रिलेट होंगी, वो सबसे ज्यादा होंगी बेटा किससे? 11th क्लास से। 12th क्लास से भी होगी, ऐसी बात नहीं है, बट देखो वहां पे क्या होता है, वो आप ये समझो कि वो बहुत छोटे लेवल पे हम लोग उस फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, चीजें होती हुई नहीं दिखती है, डायरेक्टली रिजल्ट दिखते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे जैसे आपने स्विच ऑन किया और आपकी बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गई आपकी, हाँ कि ना? तो अब आपको ये तो दिखाई नहीं देगा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होके गया वायर में से, यस और नो? तो बेटा क्या होता है कि 12th क्लास में ऐसा ही है, हमें चीजें क्या होती है, बड़े लेवल पे मिलती है, छोटे लेवल पे हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। बट 11th क्लास की एक खास बात है, 11th क्लास में क्या होता है कि चीजें आपको अपने लेवल पे होती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे मान लो ये मार्कर है, ये अभी चल रहा है और मैंने यहाँ इसको रोक दिया, रुक गया, यहाँ पे मोशन में था, रेस्ट में आ गया, हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें क्या होती हुई दिखाई देगी आपको 11th क्लास में। 12th में ऐसा कम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो और बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो काफी सारे, जैसे पानी गर्म करते हो ना आप लोग, उबलता है, थोड़ी देर के बाद उबलना लग जाता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये सब बातें हैं। जैसे अगर आप उसके अंदर कुछ अगर डाल दो, चम्मच वम्मच कुछ डाल दो, है ना,
तो चम्मच को जब आप थोड़ी देर डाल के रख दोगे, अगर आप खुद चम्मच को पकड़ोगे थोड़ी देर बाद तो वो भी गर्म हो जाएगी चम्मच, हाँ कि ना। तो ये सब बात है, कंडक्शन बोलते हैं बेटा उसको, हीट का, ठीक है। तो ये सब बातें जो है ना, ये आप 11th क्लास में पढ़ते हो। इसलिए क्या होता है कि 11th क्लास काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है आपके लाइफ से, है ना। साउंड वेव क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है ना, कब कहाँ किस में ज़्यादा ट्रेवल करेगी, ये सारी बातें, इको कैसे होता है, ये सब बातें ये 11th क्लास में ज़्यादा रिलेट हो पाता है, ठीक है। चलो बेटा, तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा हम लोग एक बार आइडिया लेते हैं कि हम लोग पूरे 11th क्लास में एक क्या क्या कर रहे होंगे, ठीक है। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ बेटा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है बेटा। एक बार क्या होगा कि अगर अपन थोड़ा सा देखेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि अपने दिमाग में आइडिया लगता है कि अच्छा यार ये करना है अपन को, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। जब भी हम लोग किसी चीज़ की शुरुआत करें तो एक बार अपन को हमेशा आइडिया लगाना चाहिए कि अच्छा 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 ऐसे ऐसे होगी चीज़ें। चलो, तो बेटा अगर शुरुआत की बात करें ना, तो देखो शुरुआत के 5-6 चैप्टर शुरुआत है फिजिक्स में। देखो हमारे पास 2 किताबें, पहली बात तो ये बताऊं मैं आपको, हमारे पास 2 किताबें बेटा, ठीक है। तो अब उन 2 किताबों में से अलग अलग पार्ट है, वो तो छोड़ो जो भी है, बट मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपको ब्रॉड कैटेगरी बताता हूँ कि ब्रॉड कैटेगरी क्या है, ठीक है। देखो, तो बेटा फिजिक्स की भी क्या होती है बेटा, बहुत सारी ब्रांचेज होती है। फिजिक्स की क्या होती है बेटा, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, अलग 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 अलग, है ना। जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे बेटा एक ब्रांच तो होगी इलेक्ट्रिक करंट वाली, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लो एक ब्रांच, ठीक है। एक आप ब्रांच समझ लो मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक आप ब्रांच समझो मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स एक ब्रांच है। एक आप ब्रांच समझ लो हीट वाली, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच समझ लो एक, ठीक है। एक आप ब्रांच समझ लो सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, एक आप ब्रांच ले लो ऑप्टिक्स की, एक आप ब्रांच ले लो मॉडर्न फिजिक्स की, हाँ कि ना। ये जो मैंने आपको मैकेनिक्स बोला ना, वैसे तो इसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। न्यूटन के टाइम की जो मैकेनिक्स होती है ना बेटा, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोला जाता था, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता था, और वहीं से ही सारा ये मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। तो जो शुरुआत में जो सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है ना बेटा फिजिक्स में 11th क्लास, वो है बेटा मैकेनिक्स वाला। इसमें 5-6 चैप्टर है बेटा, ठीक है, हमारे हिसाब से 5-6 चैप्टर हैं। अब ये पूरी मैकेनिक्स में क्या होगा बेटा, हम लोग चीजें कैसे मूव करती हैं इसके ऊपर स्टडी करेंगे। समझ में आ रही बात, कैसे मूव करती है मतलब कितना फोर्स लगाए तो क्या होगा, किधर फोर्स लगाए तो क्या होगा, है ना। अगर उस चीज को हम लोग घुमाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, घुमाने के लिए कौन चाहिए होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। चीजें रुकी हुई पोजीशन में क्यों होती है, मतलब चीजें अगर रेस्ट में तो क्यों है, अगर मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं बेटा मैकेनिक्स में, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि मैकेनिक्स जो है वो पहली ब्रांच है 11th क्लास की, जो सबसे बड़ी चलती है। वैसे बता दूंगा आपको, सबसे बड़ा पार्ट है अपने 11th क्लास का ये, 6-7 चैप्टर हैं, काफी लंबे समय तक चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा एक चैप्टर होता है ग्रेविटेशन वाला, है ना। ये तो आप जानते ही हो, अर्थ की वजह से या कोई भी मास की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, उसको अपन लोग ग्रेविटेशन की कैटेगरी में डालते हैं सारा, है ना, वही न्यूटन वाला चीज है। तो वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है बेटा एक अपने पास। वैसे तो ये भी मैकेनिक्स में आ जाता है, बट फिर भी मैं हमेशा अलग रखता हूँ ताकि इसकी पहचान अलग से बन पाए, है ना, ये है बात। चलो, फिर इसके बाद बेटा एक पूरी ब्रांच आती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। अब इसमें क्या होगा, वो तो मैं थोड़े से एग्जाम्पल तो आपको दिए ही सही, कि इसमें क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है। कोई बॉडी को जब अपन हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कितनी गर्म होगी, कितनी गर्म नहीं होगी, हो रही है तो कैसे गर्म हो रही है, क्या हो रही है, जो आपकी फेजेस होती है वो कैसे चेंज होती है। फेजेस मतलब कोई भी लिक्विड से सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे बेटा, ठीक है। गैस के बारे में, गैस के ऊपर वर्क डन के बारे में, है ना, ये सारी बातें, ये सब बातें यहाँ पे होगी।
फिर बेटा एक पार्ट निकल कर आता है अपना वेव का। वेव है ना, वेव जो इस तरह की होती है ना, इस तरह की आपको दिखाई देती है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में कि कैसे कैसे क्या होती है। बट आपको अगर एग्जांपल समझने तो साउंड वेव का एग्जांपल ले लो आप लोग। हम जो वेव पढ़ेंगे ना उसमें साउंड वेव भी आएगा हमारे पास में, तो वो कहानी है। ठीक है, तो साउंड वेव तो आप जानते हो ना कैसे सुनाई देती है हमें, इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है साउंड वेव का, है ना। ये सारे यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी है आपके इसमें 11th क्लास के साउंड के, है ना, वो है कहानी। चलो और देखो आगे क्या है बेटा। अब एक पार्ट जो है वो आपका बचेगा, देखो क्या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब देखो एक पार्ट है ना बेटा, वो वैसे तो उसमें 4-5 चैप्टर शामिल है, बट हम लोग है ना उसको नाम देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि ये जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, इसमें ना 4-5 चैप्टर शामिल है। और इसमें हम लोग पता है क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर की, है ना। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना तो आप समझो कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हाँ यस गॉट इट। जैसे अपनी घरों में क्या होता है, टंकियों में पानी भरा हुआ होता है ना ऊपर, हाँ कि ना, टंकियों में पानी भरा हुआ है ऊपर, और हम पानी क्यों भर के रखते हैं, ताकि एक तो भाई सिक्योरिटी रहे, पानी की कमी नहीं हो जाए। दूसरी बात ये कि हमें प्रेशर की भी जरूरत होती है, पानी के प्रेशर की जरूरत होती है हमें। समझ में आ रही है मेरी बात। कई जगह क्या होता है कि हमें पानी को बहुत तेजी से फेंकना होता है, तो उसके लिए हम लोग टंकियों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर चढ़ाते हैं, ताकि हमारे पास नीचे क्या हो, प्रेशर ज्यादा आए। हाँ कि ना, टोटी खोलते ही जो आपका टैप होता है, उस टैप को खोलते ही बहुत तेजी से पानी आ जाए, ताकि हमारी चीजें जल्दी भर जाए या जल्दी हमारा काम हो जाए। हाँ कि ना। और ये ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका आप जानते हो ना, हमारे ऊपर बहुत सारी एयर है ना, एयर, हमारा जो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी एयर है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या लगता है, एक तरह का प्रेशर लगता है। समझ में आ रही है कि बात, तो वो एक तरह का क्या डेवलप करता है, प्रेशर डेवलप करता है। समझ में आ रही बात, उसकी वजह से हम लोग काफी चीजें आसान कर पाते हैं। और ये आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा एक बार पहले 8th क्लास में, प्रेशर वाला चैप्टर, है ना। जैसे सबमरीन जो होती है ना, वो जब पानी के अंदर जाती है तो उसके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, नीचे जब जाती है। ठीक है, तो एक अगर आपने उसकी एक लिमिट से ज्यादा अगर आप नीचे ले जाते हो, तो वहां पे सबमरीन के क्या हो जाता है बेटा, टूटने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है ना। ये आपने देखा होगा वहां पे। ठीक है, मतलब 8th क्लास में। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो ऊपर जो है वो डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो इसलिए उनको अंदर वो एक वो आप क्या बोलते हैं, जो सूट होता है ना उनका, उसमें ले जाया जाता है, या उसमें ही रहते हैं वो लोग, ताकि अंदर का प्रेशर कितना रहे, उतना ही रहे जितना एटमॉस्फेयर का है अर्थ में। हाँ कि ना, ये सब बातें, तो बेटा ये सब बातें यहाँ पे पढ़ी जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। हाँ कि ना। और भी एग्जांपल बता सकता हूँ, बहुत बड़ा कमी नहीं है। जैसे गिलास ले लो, खाली खाली गिलास लो कांच का, उसमें पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, मैं बताता हूँ देखो क्या होता है। तो ये गिलास है, तो आपने एक चीज नोट करी होगी बेटा, कि अगर मैं इसमें पानी भरता जाऊं, तो पानी जो है ना बेटा, वो जो ये जो ग्लास की जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पे आते ही नीचे नहीं चला जाता। सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे ही पानी बेटा यहाँ पे आया, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे आया और नीचे कूदना शुरू कर दिया। पता है क्या होता है, पानी जो है बेटा थोड़ा सा ऊपर तक चला जाता है। हाँ कि ना, समझ में आ रही है मेरी बात, यस और नो, कि जो पानी का जो लेवल है वो ग्लास के लेवल से भी ऊपर चला जाता है। ये भी सोचने की बात है, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे भाई जब पानी ऊपर आ गया तो नीचे आ जाना चाहिए था ना फिर। तो बेटा ये स्टडी करी जाएगी यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे, इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन, मतलब चैप्टर है पूरा हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी बेटा हम लोग 11th क्लास में क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे इन सब चैप्टर्स की। और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा मैकेनिक्स वाला पार्ट। ठीक है, मैकेनिक्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, देखिए आप लोग।
तो बेटा वैसे तो देखो चैप्टर में क्या होता है कि शुरुआत में एक थोड़ा सा चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड वाला भी होता है, फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर भी होता है। चैप्टर मतलब इन सेंस आप समझ लो कि एनसीईआरटी के हिसाब से तो पूरा चैप्टर है, बट वो कोई खास ऐसे नहीं है, मतलब जिसमें कुछ न्यूमेरिकल हो या कुछ बातें ऐसी समझने की हो। वो नॉर्मल बातें हैं, जैसे बताता हूँ मैं आपको। नहीं, उसमें जो काम की बातें हैं ना कि डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, ये तो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा ही सही। बट जैसे उसमें क्या है, जो नॉर्मल सी बातें हैं ना, जैसे किस चीज का इन्वेंशन किसने किया है ना, जो साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या किया, वो कैसे काम करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है सही कि भाई लॉज ऑफ नेचर की बातें चल रही है, तो हम चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, तो ये तो मैंने बता ही दिया। तो उस चैप्टर में यही है कि अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बताया गया कि भाई इसने इस चीज़ की खोज ऐसे करी, इसने इसकी खोज ऐसे करी, है ना। जैसे वो न्यूटन का मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक है। जैसे सीवी रमन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया, है ना। ऐसे जो मैं फेमस फेमस जो साइंटिस्ट है ना बेटा, उनकी वहाँ पे एक बार सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं उनको एनसीईआरटी से। अदरवाइज एक बार अगर आप थोड़ा सा आइडिया भी ले लोगे, नाम और साइंटिस्ट का ये डिस्कवरी थोड़ा सा याद रख लो, कई बार ऐसे ही पूछ ली जाती है ये बात, ठीक है। चलो अब अपन बेटा आते हैं हमारे पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग पहली हेडिंग देखते हैं चैप्टर की, वो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हेडिंग देख रहे हैं चैप्टर की शुरुआत में, पहला टॉपिक है हमारा, वो है बेटा क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो हमने क्या बोला कि भाई फिजिक्स जो है ना वो स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर है, हाँ कि ना, यस और नो, बोला ना अपन ने, ओके सर बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। तो भाई बात ऐसी है ना कि अगर किसी लॉ को स्टडी करना है, किसी लॉ को अगर स्टडी करना है, तो आप ये समझो ना कि हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स चाहिए स्टडी करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही बात। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि ये जो मार्कर है ना, ये किस साइज का है, हाँ कि ना, किस साइज का है ये मार्कर, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, यानी कि इसकी क्या है, लेंथ क्या है। तो बेटा ये जो आपने लेंथ वर्ड काम में लिया ना मेजरमेंट के लिए, हाँ कि ना, इसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो आप फिजिक्स को समझाने के लिए जो मेजरमेंट आप कर रहे हो, जो मेजरमेंट क्वांटिटीज को जो आप अज्यूम करोगे समझाने के लिए, उनको क्या बोला जाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। समझ में आ रही है कि मेरी बात, हाँ कि ना, यस और नो। क्या बोला हमने कि भाई लॉज ऑफ जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको समझाने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो क्वांटिटीज अज्यूम करेंगे जो मेजरेबल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो, ये ध्यान रखें बेटा आप लोग कि इसमें जो आप क्वांटिटी लोगे ना वो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, वही क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ले लिया और उसको मेजर ही नहीं कर सकते, मेजरेबल क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आर यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, हाँ क्या। ठीक है बेटा, तो ये मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन भी थोड़ी सी आपके सामने है ना। बाकी आप लोग, मैंने आपको बता ही दिया हो क्या रहा है कि भाई हमें क्या करना है कि किन्हीं चीज़ों को हमें समझाना है कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। तो उसके लिए हमें क्या, किसकी जरूरत है, हमें नाम की जरूरत है। आप सिंपल है समझो, मैं बताता हूँ, देखो आपको हमें किसकी जरूरत है, हमें नाम की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूँ, आपसे पूछे कि भाई ये जो मार्कर है ना इसका वेट कितना है, तो आपने क्या वर्ड काम में लिया, वेट।
है ना। तो ये जो वेट आपने वर्ड काम में लिया ना, यही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अरे आप सोचो ना कि किसी चीज को मेरे को पूछा जाए कि भाई कितनी हल्की है, कितनी भारी है, तो उसका नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हो आप, कि वेट कितना भारी है या फिर वेट कितना कम है, हाँ कि ना। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में आप इसे समझ सकते हो। हम जो नाम काम में ले रहे हैं चीजों को मेजर करने के लिए, उन नाम को ही क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, हाँ कि ना बेटा, बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है बेटा कि भाई जब फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके टाइप भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है टाइप। देखो ठीक है बेटा। अब बट क्या है कि टाइप जो है ना, मतलब एक्चुअली आप समझो कि दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं टाइप, है ना। समझो मेरी बात, देखो पहला तो क्या है कि ऐसे बताया गया है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ठीक है। ये क्या है, ये इसलिए बेटा कि जैसे मान लो, मतलब ये मतलब इसलिए बनाया गया है कि भाई कोई भी जो आपको नाम, जो आप नाम दे रहे हो चीजों के, ठीक है, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, हाँ कि ना, उसके ऊपर बेस्ड है, हाँ कि ना। अभी हो सकता है कि आपको नहीं पकड़ में आए कि सर ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी है ना बेटा, बेस्ड ऑन जो डिपेंडेंसी है, इसमें जो क्वांटिटीज है ना बेटा, इसमें भी टाइप्स है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स डिसाइड किए गए हैं, बताता हूं बेटा मैं। तो बेटा एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक क्या है, एक क्या है डिराइव्ड, एक है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ कि ना। वैसे इसमें एक और करी जा सकती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पर वो हम उसको यूनिट में इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में बेटा अभी जब मैं इनकी डेफिनेशन दूंगा ना आपको, अभी अपना टॉपिक यही है, सबसे पहला ही टॉपिक यही है, इसके बाद वाला कि भाई ये कैसे कैसे हो रहे हैं डिपेंडेंसी के हिसाब से, इनकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो दूसरा है बेटा बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दूसरा क्या है कि भाई अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है, हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन ना हो, हाँ कि ना, तो उनके भी अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को बेटा डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है बेटा वेक्टर और एक होता है बेटा स्केलर। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, एक क्या होता है बेटा वेक्टर और एक क्या होता है स्केलर होता है। आई थिंक ये आपने पहले सुना होगा इनका नाम, ठीक है। तो ये हमारा अगला चैप्टर है बेटा, अभी के लिए हम लोग यूनिट वाले ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये बातें करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं इस पे आ रहा हूँ, किस पे, इस वाले पे। देखो बेटा मैं हेडिंग तो पहले डाल देता हूँ। बेटा ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, कौन सी क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेटा इनको है ना बेस या फिर एब्सोल्यूट भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है बेटा, बेस क्वांटिटी भी कई बार बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी बोल दिया जाता है बेटा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं कि है क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या है, तो समझो मेरी बात बेटा। तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, इनका खुद का एक अस्तित्व होता है। समझिए इनकी खुद की एक पावर होती है कि भाई हम लोग किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे,
हम तो खुद पे ही डिपेंडेंट है, बाकी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप समझ लो कि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, बाकी चीजें इन पे डिपेंड करेगी पर ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटीज टू डिफाइन। समझ में आ रही बात? समझ में हाँ के ना, कि भाई इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं छोटे से शब्दों में लिख देता हूं, those quantities which does not depend on अदर क्वांटिटीज। समझ में आ रही है कि बात बेटा मेरी? हाँ कि ना। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये कौन सी क्वांटिटी होगी जो फंडामेंटल बनेगी? ठीक है बेटा, ये हमारे को समझ में आएगा जब हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही बात? ये हमारे को कब समझ में आएगा? जब हम यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्या बनेगी, फंडामेंटल बनेगी। ठीक है बेटा। दूसरी बात करो डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता लग गया होगा कि अब डिराइव्ड में क्या होने वाला है। समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना। भाई ये ऐसी क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, इसका मतलब ये क्या है? ये डिराइव्ड है। नाम क्या है इनका? नाम है डिराइव्ड। इसका मतलब ये हुआ है कि ये कहीं ना कहीं से डिराइव होके आई है। समझ में आ रही है बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका खुद का कोई अस्तित्व हो, ये किसी और पे क्या करती है बेटा? डिपेंड करती है। डेफिनेट सी बात है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किन से मिलकर बनाते हैं? फंडामेंटल से मिलकर बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ कि ना। ऐसी क्वांटिटीज जिनको किससे मिलकर बनाया जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो आज का अपन यहीं पर ही ओवर करते हैं लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको पता लगा होगा काफी हद तक कि हम लोग फिजिक्स में कैसे वर्कआउट करते हैं, है ना, क्या क्या हम करने वाले हैं पूरे साल भर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, है ना। बहुत सारा कुछ है जो हम पूरे साल भर करते रहेंगे, काफी सारी चीजें हैं देखेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं वो देखते रहेंगे हम पूरे साल भर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अपन शुरुआत करेंगे चैप्टर में इसके आगे, कहाँ से? यूनिट से, कि भाई किस तरह से यूनिट होती है, टाइप क्या क्या होते हैं उनके, ये सारी बात है। ठीक है बेटा, ओके बाय।